हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट मल्टीबैगर्स के बारे में। क्यों पास्ट मल्टीबैगर्स के बारे में बात करना जरूरी है? क्योंकि पास्ट मल्टीबैगर्स के बारे में अगर आप समझोगे तो आप उसमें एक पैटर्न ढूंढ सकते हो। पैटर्न क्यों ढूंढना जरूरी है? अगर पैटर्न समझोगे कि पास्ट मल्टीबैगर्स में क्या पैटर्न होते थे तो आपको वो हेल्प करेगा फ्यूचर में मल्टीबैगर्स ढूंढने में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट मल्टीबैगर्स के बारे में और समझेंगे कि फ्यूचर में मल्टीबैगर्स कैसे ढूंढना है। तो सबसे पहले हम कुछ पास्ट के मल्टीबैगर्स के बारे में बात कर लेते हैं, और जो मैं आपके पास डेटा लेके आया हूं वो लास्ट ऑलमोस्ट 30 इयर्स का डेटा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आईटी सर्विसेज कंपनी के बारे में। तो आईटी सर्विसेज की कंपनी 1998 से लेके 2008 तक 100x तक हुई है। विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, बहुत सारी कंपनी उस टाइम पे आईटी सर्विसेज में इंडिया में मल्टी बैगर रेटिंग दी थी, और अप्रोक्स सक्सेस रेट था लगभग 25 से 30% के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 100 कंपनी आईटी सेक्टर में से लिस्ट हुआ था तो उसमें से 25 से 30 कंपनी उस वक्त मल्टी बैगर बना था। ये बात समझो, सक्सेस रेट का मतलब ये होता है। तो आईटी सर्विसेज में बहुत सारी कंपनी, लगभग 100 में से 25-30 कंपनी उस टाइम पे मल्टी बैगर बनी थी, और सक्सेस रेट कितना था? 25% का, एंड 100x का रिटर्न बना था उस टाइम पे। उसके बाद आया प्राइवेट बैंक्स का टाइम। प्राइवेट बैंक आपको 2000 से 2015 तक बहुत चले। एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ये सारे उस टाइम के बैंक है। और इन सभी बैंक ने लगभग 50-50x का रिटर्न बनाया था उस टाइम के दौरान। 2000 से 2015 का बात कर रहा हूं, और ये सारे बैंक्स थे वहां पे उस टाइम पे। और अगेन इस सेक्टर में भी आपको 20 से 30% का सक्सेस रेट था। मतलब जितने बैंक्स उस टाइम पे आए थे आपको, उसमें से 20 से 30% कंपनी आपका मल्टी बैगर बनी थी। फिर टेलीकॉम में क्या हुआ? टेलीकॉम आपको 2003 से लेके 2008 तक का एक सेक्टोरल टेलविंड वाला सेक्टर था। उसमें क्या हुआ? 30x से 100x का रिटर्न बना। लगभग 20% कंपनी में आप समझ सकते हो। ऑटो एंड में क्या हुआ? ये कंपनी का टाइम था आपको 2003 से 2010 तक का। यहाँ पे 20x टू 100x का कंपनी सबका रिटर्न बना है। सक्सेस रेट 20% टू 30%। देखो ये नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में देखोगे तो 2022 से लेके प्रेजेंट तक, आज के टाइम तक 5x से 30x बहुत सारी कंपनी हो चुकी है। सक्सेस रेट कितना है? 30% से 50% का। इसका मतलब क्या है? मान लो अगर 100 कंपनी लिस्ट होती है रिन्यूएबल स्पेस में, तो उसमें से 30 से 50% कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगी। कितना बड़ा डेटा है ये समझो। और अगर आपको ये चीज ध्यान लाना है तो याद करो 2-3 साल पहले कितनी रिन्यूएबल कंपनी जो कि लिस्टेड हुई थी और मल्टी बैगर बनी थी। मुझे तो जो भी रिन्यूएबल कंपनी उस टाइम का याद आता है, सारा का सारा मल्टी बैगर बना था। लेकिन ये भी हुआ है कि बहुत सारी कंपनी उस टाइम के हाई से नीचे है, लेकिन मल्टी बैगर एक टाइम पे तो बहुत बड़ा बना था। इवन काफी कंपनी अच्छा खासा ऊपर के भाव से टूटने के बाद भी आज के टाइम पे मल्टी बैगर है। एक कंपनी का एग्जांपल दे देता हूं आपको, जिसका की नाम है सर्वोटेक। ठीक है, सर्वोटेक का अगर आप देखोगे, मैं 5 साल का चार्ट का ही बात करता हूं, ज्यादा दूर नहीं जाता हूं। तो एक टाइम पे ये कंपनी आपको 2 रुपए के शेयर प्राइस पे थी, ये गई थी आपको 200 तक लगभग। ये इसका मतलब क्या होता है? ये कंपनी लगभग आपको 100x हुआ कितने टाइम में? देखो, एक 2021 और यहाँ पे आपको 2024 है, तो लगभग 3-3.5 साल में सर्वोटेक आपको 100x हुई थी। 100x। और ये कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग कुछ नहीं तो 50% नीचे है। फिर भी ये कंपनी 50 गुना है आज के टाइम पे। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं कि सेक्टोरल टेलविंड समझो, सेक्टोरल टेलविंड। तो यहाँ पे क्या, रेन्यूएबल एनर्जी का टाइम 2022 से प्रेजेंट में है, और इस बीच में बहुत सारी कंपनियां आपको 55x से 30x प्लस का रिटर्न बना चुकी है। एंड इस सेक्टर का सक्सेस रेट 30% से 50% है। एक और कंपनी का बात करता हूं, वारी रिन्यूएबल्स। मैं बेसिकली आपको बताना क्या चाहता हूं ना, आप ये समझो धीरे धीरे कि जिस सेक्टर में टेलविंड है ना, उसमें चांस से ज्यादा बनता है आपका मल्टी बैगर्स बनने का फ्यूचर में। चलो वारी रिन्यूएबल का चार्ट दिखाता हूं। ये कंपनी तो आपको 62 रुपए पे थी और 1000 रुपए तक गई है, 20 गुना का रिटर्न गई। तो ये आपको 300 तक थी। आज के टाइम पे 1000 पे अवेलेबल है, लेकिन मान लो अगर आपने इसे 36 पे खरीदा होता तो आप 30x के रिटर्न पे बैठे होते इन स्पैन ऑफ जस्ट 4 इयर्स। तो मैं यहां पे बताना क्या चाह रहा हूं, सेक्टोरल टेलविंड समझो।
उसके बाद क्या हुआ, डिफेंस में आते हैं। डिफेंस का भी अगेन आज के टाइम पे भी सेक्टोरल टेलविंड चल रहा है और डिफेंस में 5x से 20x बहुत सारी कंपनी हुई है इस बीच। सक्सेस रेट कितना है, 40% से 60%। मतलब अगर 10 में से देखा जाए तो 4 से 6 कंपनी चलती है, एवरेज 5 कंपनी। एंड वहीं पे ईएमएस में देखोगे तो अगेन 5x से 20x, पावर ट्रांसमिशन 5x से 15x, डेटा सेंटर 2x से 10x, एंड सब में देखोगे तो 30% से ज्यादा का सक्सेस रेटियो है। तो यहां पे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, अगर टेलविंड वाले सेक्टर में जाएंगे जहां पे हाइपर ग्रोथ है फ्यूचर में, उस सेक्टर में मल्टी बैगर बनने का चांसेस बढ़ जाता है। इवन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि इस सेक्टर में वो भी कंपनी बस जिसका नाम डेटा सेंटर के साथ जोड़ दिया जाए, जिसका नाम आपको सिर्फ रिन्यूएबल के साथ जोड़ दिया जाए, उस टाइम पे उसको कंपनी भी पैसा बना रही है उस टाइम पे। एक कंपनी को और एग्जांपल देता हूं, डेटा सेंटर की कंपनी E2E नेटवर्क्स, ठीक है। E2E नेटवर्क्स देखो कितना पैसा बनाई है। अगर 5 साल का चार्ट देखोगे, देर वाजे टाइम ये कंपनी 5 के शेयर प्राइस पे आपको ट्रेड कर रही थी, आज के टाइम पे देखो ये कंपनी 400 पे है। एंड उससे भी पहले देखो तो 4 रुपए पे भी थी। मतलब 5 साल के अंदर ये कंपनी 100x हुई है। क्यों? ये डेटा सेंटर की कंपनी थी, इसका आपको क्लाउड से लेना देना था। तो मैं बेसिकली बताना ये चाह रहा हूं, कोई भी कंपनी अगर सेक्टरल टेलविंड में है उसमें पैसा बहुत बनता है। मतलब 30x 40x, और हमारा काम है अपने पोर्टफोलियो में 3-4 ऐसे स्टॉक को ढूंढ लेना। 20 स्टॉक के पोर्टफोलियो में अगर 3-4 स्टॉक्स भी ऐसे आ जाते हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ टू मेक यू ह्यूज मल्टी बैगर रिटर्न। ठीक है, मैं कंपनी के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या देखो, पावर ट्रांसमिशन में भी आपको 30% से 40% का सक्सेस रेट था। चलो इससे याद आ गया मुझे एक और कंपनी जिसका नाम मैं आपको टेरिन ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, इसका भी 5 साल का चार्ट देखो। आप क्या पाओगे यहाँ पे, ये कंपनी एक टाइम 20 रुपए के शेयर प्राइस पे थी, आज कितने पे? 315 गुना ये कंपनी भी हुई है। 16 रुपए के प्राइस पे भी थी और ये कंपनी 600 के ऊपर गई है, 700 तक गई थी, 40 गुना हुई थी कंपनी आपको 3 से 4 साल में। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर सेक्टोरल टेलविंड में लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी होता है कि बड़ा रिटर्न बने। एंड सक्सेस रेट धीरे धीरे हमारे देश की कंपनी का बढ़ता जा रहा है। अगर वो आपको लिस्टेड पे आ जाए तो लिस्टेड पे और भी ज्यादा सक्सेस रेट होता है कि कंपनी मल्टी बैगर बने। और ये सारे आपके पास्ट के मल्टी बैगर हैं, ये करंट भी एंड चलते भी आ रहे हैं। अगर आप डिफेंस सेक्टर में खोलो, चलो अब मैं एक बार बताता हूं आपको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स का एरोटिक्स लिमिटेड का आपको चार्ट दिखाता हूं मैं। अगर 5 साल का देखोगे तो देर वाजे टाइम ये कंपनी 700 पे थी, आज के टाइम पे 4 से 5 गुना है, जो कि ये बड़ी कंपनी है। उससे भी पहले जाओगे तो 300 पे ट्रेड कर रही थी, एंड आज के टाइम पे कंपनी कितना है, 4000 के ऊपर है। मतलब 10 गुना का ज्यादा रिटर्न बना हुआ है इस कंपनी में। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बनता है वो ये बनता है कि एरोस्पेस एंड डिफेंस में जाओ, यहाँ पे एक एक कंपनी को खोल के देखो, पता चलेगा इसमें से ज्यादातर कंपनी ने एक टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दिया था। देखो क्या होता है ना, जब किसी सेक्टर का टेलविंड चल रहा होता है, जब उस सेक्टर में गवर्नमेंट का पैसा जा रहा होता है, वो सेक्टर जीरो से स्टार्ट हो रहा होता है, तो उसमें जो कंपनी नई लिस्ट भी वही कहीं से होती है, अगर उसका नाम डाल दे बस, तो चांसेस बढ़ जाता है उसका पैसा बनाने का। अनलेस काम करे ना करे, पता तो बाद में लोगों को चलता है कि एक्चुअली में ये कंपनी का डेटा सेंटर से तो लेना देना नहीं है, डिफेंस के साथ इतना लेना देना नहीं, बस नाम डाल दिया जाए कि ये डिफेंस की काम करती है, तो ऐसे ही कंपनी पैसा बना देती है। मैं ये आपको समझा रहा हूं होता क्या है एक्चुअली में, ताकि आप इस चीज का फायदा उठा सको फ्यूचर में। चलो जेनटेक का एग्जांपल दिखाता हूं। जेनटेक एक एंटी ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, कॉम्बैट सिस्टम को सिमुलेट वगैरह करती है। एक टाइम पे जेनटेक आपको 50 के 29-30 के प्राइस पे थी, आज के टाइम पे 2000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंपनी 100x के आसपास का पोटेंशियल वाली कंपनी थी एक टाइम पे। आप बोलोगे सर मैं पास्ट मल्टीबैगर क्यों दिखा रहा हूं, आप पास्ट मल्टीबैगर क्यों दिखा रहे हो? देखो पास्ट मल्टीबैगर से ना सीखना चाहिए, हमेशा हिस्ट्री से हमेशा सीखना चाहिए। मैं बेसिकली आपको यहाँ पे ये सिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जाओ, देखो, पता करो इसमें से कौन सी कंपनी 5 साल पहले लिस्टेड थी और कितनों ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया हुआ, तो आपको ये चीज पता चलेगा कि मल्टी बैगर का रेट ना ज्यादा था। अगर 100 कंपनी लिस्टेड था उस टाइम पे, तो 40-50 कंपनी ऐसी थी जो कि उस टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दी है। तो मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप सेक्टोरल टेलविंड वाले सेक्टर में पैसा लगाओगे जिसमें आपको जीरो से ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे डिफेंस में बहुत एक्सप्लोजन है, ठीक है, रिन्यूएबल में एक्सप्लोजन है, डेटा सेंटर में एक्सप्लोजन है, ईएमएस में एक्सप्लोजन है, क्योंकि देश का ईएमएस का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा इन चाइना+1 की वजह से देश को फायदा होने वाला
वाला है। वाटर इंफ्रा में बहुत काम है, अपना नदी बहुत गंदा है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाली कंपनी आ रही है बहुत सारी नई नई, तो वहां पे भी पैसा बन सकता है। उसके अलावा एक जो थीम है, जो जीरो से भी पहले आज के टाइम पे, वो थीम है आपको ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, एंड इट कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्यूचर फ्यूल्स। ठीक है, तो अगर वैसी सेक्टर में हम लेके कुछ कंपनी को बैठ जाए और हमारा सक्सेस रेशियो 30% भी रहे, वी कैन हैव ह्यूज मल्टी बैगर रिटर्न। मैं यहां पे ये बोलना चाहता हूं कि आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें से आप डाइवर्सिफिकेशन करो, जिसमें आप डाइवर्सिफाई करो एंड 4-5 सेक्टर को पकड़ो, 4-5 ऐसे सेक्टर को पकड़ो जिसमें सेक्टोरल टेलविंड है। फॉर एग्जांपल डिफेंस में थोड़ा कंपनी ले लो, अच्छी अच्छी कंपनी, अच्छी मैनेजमेंट की कंपनी, जिसका थोड़ा बहुत ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, उनमें पैसा लगा लो। 4 कंपनी डिफेंस का ले लो, 4 कंपनी आप ले लो पावर ट्रांसमिशन का, 4 कंपनी रिन्यूएबल का ले लो, 2-3 डेटा सेंटर का ले लो, 2-3 वाटर इंफ्रा का ले लो, 2-3 ईएमएस का ले लो, बहुत सारे हैं, फिर 2-3 ग्रीन हाइड्रोजन का भी ले लो। ये सारा का सारा ऐसा चीज है कि जहां पे गवर्नमेंट को काम करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सोचो, क्या भारतीय सरकार ईएमएस के बिना काम चला सकती है? जवाब है कतई नहीं, क्योंकि आपको ईएमएस अगर नहीं है खुद का देश का, तो आपको चाइना से लेना पड़ेगा। एंड ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक सामान छेड़छाड़ किया जा सकता है। क्या भारतीय सरकार डिफेंस बाहर से खरीद सकती है? नो, दे कैन नॉट। क्या हमारा डेटा बाहर में रह सकता है इंडिया के बाहर? बिल्कुल नहीं रह सकता है। तो भारत का डेटा सेंटर भारत में रहना चाहिए। क्या हमारा नदी क्लीन करने वाला बाहर से आएगा? जहां देश में इतना बेरोजगारी है, वहां पे क्या कोई कंपनी बाहर से आने देगी सरकार वाटर इंफ्रा कंपनी का ठीक करने के लिए? ये हो सकता है थोड़ा बहुत कि वाटर इंफ्रा का काम थोड़ा डिले हो जाए कभी कभी, 2026 में ना हो के 2028 में हो, लेकिन क्या वाटर इंफ्रा पे काम नहीं होगा? वाटर इंफ्रा पे काम करना पड़ेगा, देश का प्रदूषण को क्लीन करना पड़ेगा, पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप देखो, ग्रीन हाइड्रोजन का बात करते हैं, क्या ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर नहीं है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर है, क्योंकि अगर भारतीय गवर्नमेंट को, भारत को, अगर आपको फ्यूल से डिपेंडेंसी कम करना है, क्रूड ऑयल से डिपेंडेंसी कम करना है, तो उसको उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। एंड ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया इज देयर अल्टरनेटिव। ये बात समझो अच्छे से। वैसे ही अगर आप देखोगे, और भी कई सारे सेक्टर्स मिल जाएंगे। रेलवे मॉडर्नाइजेशन भी करना जरूरी है। तो मेरा बोलना यह है कि ऐसे सेक्टर में पैसा लगाने का सोचो, ना कि एफएमसीजी में, जहां पे कि आपको प्रोबेबिलिटी जो है ना, आपको मल्टी बैगर का घट जाता है। नीश कोई नहीं है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपको वैसे सेक्टर को पकड़ना है जिसमें आपको जीरो से स्टार्ट हो रहा है या उससे पहले से स्टार्ट हो रहा है, वैसे सेक्टर को पकड़ो। सनराइज से पहले वाले सेक्टर को पकड़ो। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। प्रोबेबिलिटी आपका मल्टी बैगर का बढ़ जाता है। और मैं आपको आगे कुछ और डेटा भी दिखाता हूं। देखो, ये है नॉर्मल मार्केट का डेटा। नॉर्मल मार्केट का अगर आप डेटा देखोगे तो ऐसा होता है, 2x रिटर्न आपको, 2x रिटर्न कितने कंपनी में बनता है? 35 से 45% कंपनी में। एंड 100x का रिटर्न रफली सिर्फ 3x कंपनी में बनता है। एंड 10x का रिटर्न देखोगे तो सिर्फ 20% टू 30% कंपनी में बनता है, वो भी 15 साल के टाइम होराइजन पे। 10x का रिटर्न 20 से 30% कंपनी पे बनता है 15 साल के टाइम होराइजन पे। वहीं आप अगर सेक्टोरल टेलविंड वाले कंपनी में, सेक्टर में चले जाओ और सेक्टोरल टेलविंड सही से प्ले हो जाए, 20-30% भी सक्सेस रेशियो हो जाए, तो समझो कितने बड़े बड़े रिटर्न्स बनते हैं। दिस इज व्हाई आई से ऑलवेज कि उस सेक्टर में पैसे लगाओ जहां पे टेलविंड है, जहां पे सरकार का फोकस है। और मैं आगे बताऊंगा अभी आपको कि वो कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं, डिटेल में बताऊंगा। और कैसी कैसी कंपनी को हम टारगेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये है जेनेरिक सक्सेस रेशियो। 2x 35 से 45% बनता है। 5x का देखो सीधा गिर जाता है, 8% से 12% हो जाता है। एंड यहां पे देखो आप सक्सेस रेशियो कितना है। अगर आप सेक्टोरल टेलविंड वाली कंपनी में लगाते हो, जहां पे सरकार का फोकस है, जिसकी जरूरत देश को है, तो ये 30% से 40% चला जाता है। प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ जाता है, मैथमेटिक्स आपके फेवर में आ जाता है। तो आपको ऐसे सेक्टर पे पैसा लगाना है जहां पे टेलविंड हो। ये बात समझो। आगे मैं थोड़ा और जाता हूं, ये दिखाता हूं। देखो, अगर मान लो 20 कंपनी ऐसे लिस्ट हो रही हैं आपको सेक्टोरल टेलविंड वाले सेक्टर में, फॉर एग्जांपल डिफेंस ले लो, ईएमएस ले लो, आज के टाइम पे ग्रीन हाइड्रोजन उस टाइप, ग्रीन हाइड्रोजन में तो आज के टाइम पे कंपनी ही नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बता देता हूं, अगर कोई कंपनी सेक्टर में ना टेलविंड आ रहा है, और कुछ कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है, मान लो ग्रीन हाइड्रोजन में आने वाला है, जो पहले से लिस्टेड है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन में काम करेगी फ्यूचर में, देयर चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इंक्रीजेस अ लॉट कंपेयर टू जो कि बाद में लिस्ट होती है। तो यहां पे क्या सीन है, अगर 20 कंपनी लिस्टेड है, तो उसमें से 4 में से 8 आपको मेजर कंपाउंडिंग विनर्स बन जाते हैं। अगर 20 कंपनी है, इसका मतलब क्या होता है, 20 से 40% कंपनी बड़ा पैसा बनाती है। मुझे याद है लास्ट बुल रन में
मुझे तो कोई भी कंपनी याद नहीं है जिसने पैसा नहीं बताया। हाँ, जेंसॉल बर्बाद हुआ, लेकिन रेड फ्लैग्स वहां पे दिखने लग गए थे। तो आपको जब रेड फ्लैग्स दिखने लग गए थे, उससे पहले भी अगर बेच देते, बहुत पहले भी बेच देते, तो भी आप जेंसॉल में पैसा बना लेते। चलो मैं जेंसॉल का आपको चार्ट दिखा के एक चीज समझा देता हूं यहाँ पे क्या हुआ था। जेंसॉल में मैं हिस्ट्री में जाता हूं, बहुत पहले जाता हूं, 10 साल पहले जाता हूं। देखो जेंसॉल आपको ना 2021 के आसपास 21 रुपए पे अवेलेबल थी। यहां पे आई थी कंपनी, और लगभग यहां कहीं आपको एग्जैक्टली पता चल जाना था कि इसको डी रेटिंग मिला है। अगर आप यहां पे खरीदे होते कहीं पे और यहां पे भी बेचे होते, तो भी आपका 20x का रिटर्न बनता है यहां पे। और टाइम फ्रेम कितना होता? टाइम फ्रेम मान लो 2020 में खरीदा होता आपने, 2025 में, तो 5 साल में आपका 20x रिटर्न कहां बनेगा? इतना बड़ा रिटर्न, ये समझो। देयर विल बी फेल्योर, बट फेल्योर भी बहुत पैसा बना जाता है आपको डेटा ऐसे बिजनेस में, इमर्जिंग सेक्टर के बिजनेस में, सेक्टोरल टेलविन वाले सेक्टर में, जहां पे सरकार का फोकस है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पे क्या होता है, मान लो 20 कंपनी लिस्ट हुआ है, तो 4 से 8 बड़ा पैसा बनाएगी, 6 से 8 आपको डिलीवर हाईली एवरेज मार्केट रिटर्न से ज्यादा रिटर्न करेगा। कुछ फेल हो सकते हैं, लेकिन ये जो 4 से 8 है, दैट इज 30% का सक्सेस रेट, दैट इज इनफ। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूं, आपको डेटा बैक दिखाता हूं कि क्या हो सकता है। देखो, मेरा सिंपल सा यहाँ पे एनालिसिस है कि अगर मैं 10 लाख को 20 कंपनी में बांट दूं, 50-50 हजार, और एज्यूम करूं कि सिर्फ 30% सक्सेस रेट है। देखो 30% सक्सेस रेट होना क्या बहुत बड़ा बात है। देखो डेटा ये सजेस्ट करता है कि आराम से हो सकता है, लेकिन मैं अगर थोड़ा मेहनत करूं, रेगुलरली ट्रैक करूं, सेक्टर को सीखते रहूं, तो 40-50% का भी सक्सेस रेट हो सकता है। लेकिन मैं मिनिमम कैलकुलेट करूंगा कि अगर मैं खराब से खराब परफॉर्म करा, अच्छे सेक्टर में लेके बैठा था, तो क्या हो सकता है। तो आपका क्या है, 30% सक्सेस रेट है, तो 30% 10 लाख का कितना होता है, 3 लाख रुपए होता है। तो 3 लाख आपका बन जाएगा 30 लाख। एंड मान लो जो बाकी का 7 लाख है, वो थोड़ा घट जाए, 5 लाख रह जाए, तो आपका बन जाएगा लगभग 35 लाख का पोर्टफोलियो। जो 10 लाख का पोर्टफोलियो था, वो 35 लाख का बन गया। तो सीएजआर कितना बनता है? सीएजआर इज लगभग 37%। क्या ये किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ज्यादा सीएजआर नहीं है? क्या ये निफ्टी 50 के सीएजआर से ज्यादा नहीं है? एंड मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव बोल रहा हूं, आप इसको बढ़ा के देख सकते हो। ये आपका 40% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, अगर आप मेहनत करोगे तो। और यहाँ पे 4 साल है, यहाँ पे 3 साल भी हो सकता है, अगर आप सही से काम करो, सही से रिसर्च करो। चलो अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। फ्यूचर के कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि मुझे लगते हैं बहुत मल्टी बैगर बनाने का पोटेंशियल लगता है। तो सबसे पहला हो गया बेस इकोसिस्टम। बेस में इंडिया का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, 1 गीगावाट से 300 गीगावाट जाने वाली है अपनी देश अगले 3 से 4 साल में। तो लगभग 100x के ज्यादा का ग्रोथ है। वहीं पे ईवी वैल्यू चेन है, वहां पे भी बहुत ग्रोथ है। सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत फोकस। और यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी, यहाँ पे बैटरी रिसाइकलिंग वाली कंपनी आएगी, और आपको यहाँ पे भी बैटरी रिसाइकलिंग का अपॉर्चुनिटी दिखेगा, बेस में भी दिखेगा, ईवी वैल्यू चेन भी दिखेगा। तो बेस इकोसिस्टम में एंड ईवी वैल्यू चेन में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? बैटरी रिसाइकलिंग, बैटरी केमिकल्स। यहाँ पे भी बैटरी बनेगा तो केमिकल चाहिए, यहाँ पे भी बैटरी बनेगा तो केमिकल चाहिए, चार्जिंग इंफ्रा चाहिए। तो बेस एंड ईवी वैल्यू चेन दोनों से मल्टीबैगर्स बन के आ सकते हैं। और दोनों में कॉमन क्या है? बैटरी रिसाइकलिंग, बैटरी केमिकल कंपनी। तो फोकस ऑन दोज कंपनीज। आपको मेरे चैनल पे एनालिसिस मिल जाएगा, देख लेना। ट्रांसमिशन एंड ग्रिड, ट्रांसमिशन एंड ग्रिड में यहाँ पे हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफॉर्मेशन, एचवीडीसी वगैरह, यहाँ सब पे आपको मौका बन सकता है अच्छा खासा। डिफेंस में, डिफेंस एंड ड्रोन, डिफेंस में भी मैं ज्यादा बुलिश हूं आज के टाइम पे। ड्रोन सेक्टर में, ड्रोन में भी ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन, क्योंकि देखो बस ड्रोन बनाने से तो काम नहीं चलेगा, दुश्मन के ड्रोन को भी तो गिराने हैं हमें। तो वहां पे एंटी ड्रोन वाली कंपनी आएगी। फिर यहाँ पे आते हैं एआई एंड डेटा सेंटर। एआई एंड डेटा सेंटर में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी है जो मल्टीबैगर बन चुके हैं, फ्यूचर में भी चांसेस है मल्टीबैगर्स बने। और यहाँ पे आपको कौन कौन सा कंपनी फायदा कर सकता है? कूलिंग करने वाली कंपनी, जैसे कि श्री रेफ्रिजरेशन है। श्री रेफ्रिजरेशन कैन भी आपको डेटा सेंटर का भी प्रॉक्सी हो सकती है, डेटा सेंटर में डायरेक्टली भी काम करता है, डिफेंस में भी काम करता है। नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट अ नेम फॉर यू टू रिसर्च ऑन। देन उसके बाद आता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज समथिंग जो कि बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर 3 सेक्टर बोलो जो मुझे लगता है बिल्कुल स्टार्ट के टाइम पे है, वो है बेस इकोसिस्टम, दूसरा है आपको ड्रोन्स, एंड थर्ड है ग्रीन हाइड्रोजन एंड
ईवी में चार्जिंग वाली कंपनी भी जीरो से स्टार्ट हो रही है, बेस में बैटरी केमिकल्स एंड रिसाइकलर। ये सभी का सेक्टर है जहां पे आज के टाइम पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिसर्च करो, अच्छे कंपनी को ढूंढो। ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन हो गया, ई मेथनॉल का प्रोडक्शन हो गया, आपको ई मीथेन का प्रोडक्शन हो गया, बहुत सारा चीजें। आपको मेरा वीडियो दिख जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन पे, उसको देख लेना, इट विल वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो दीज आर द सेक्टर्स। अगेन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ग्रोथ है, क्योंकि हमारी नदी बहुत गंदा है, नदी को साफ करना है, उसके लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वगैरह चाहिए, बहुत काम है इधर भी। देन आपको स्पेशलिटी केमिकल, उसका यूज कहां होगा? स्पेशलिटी केमिकल कंपनी जो कि आपको सेमीकंडक्टर के लिए केमिकल बनाती हो, जो कि आपको बैटरी के लिए केमिकल्स बनाती हो, दोस कैन बी द बेनिफिशियरी हियर। ठीक है, तो मैं समराइज कर देता हूं। ड्रोन वाली कंपनी लगभग शून्य से स्टार्ट कर रही है आज के टाइम पे, या बहुत छोटे स्केल से। बेस हो गया है, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया है, बैटरी रिसाइकलिंग भी आज के टाइम पे देश में बहुत छोटा है। ये सब सेक्टर पे फोकस कीजिए, अच्छे कंपनीज को रिसर्च कीजिए, अच्छे कंपनी को ढूंढिए। हु नोस, यू कैन हैव गुड मल्टीबैगर्स इन फ्यूचर। अगेन नॉट अ बाइस रिकमेंडेशन, ये जस्ट मैंने 30 इयर्स का डेटा निकाला एंड एनालिसिस से आपको शेयर किया, ताकि आप डाइवर्ट मत हो, गलत जगह पैसा मत लगाओ। समझो कि पास्ट के मल्टीबैगर्स कैसे बने थे, फ्यूचर में मल्टीबैगर्स कैसे बन सकते हैं, उसके लिए एटलीस्ट आप प्रिपेयर तो कर सकते हैं, एटलीस्ट अवेयर तो रह सकते हैं। तो वही मैं आपको अवेयर करना चाहता था। आई होप कि आपको मेरा वीडियो हेल्प किया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय।